वेलकम टू मून मैटर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 यानी लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर तुमने इससे पहले वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखकर बताना है कि इनकी जो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या को इंसिडेंट। तो इन तीनों चीजों को पता करने का एक तरीका है जिसमें हम सबसे पहले a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तुम इक्वेशन में देख सकते हो कि a1 और a2 की वैल्यू 5 और 7 है, तो उसको यहाँ लिख देना। उसी तरीके से b1 और b2 की वैल्यू -4 और 6 है। देन c1 और c2 8 और -9 होंगे। इतना करने के बाद चेक करो कि इनमें से कोई लोएस्ट तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कर देना। अब ये देखो कि स्टार्टिंग की जो दो वैल्यूज हमने निकाली थी क्या वो आपस में इक्वल है। वी कैन सी कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है, आंसर इनके डिफरेंट है। इसीलिए हम c1/c2 को इग्नोर मारेंगे क्योंकि यहाँ शुरू वाले जो रेशियोज हैं वही इक्वल नहीं है। और जब ऐसा होता है तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या दूसरी भाषा में बोले तो यूनिक सोल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट में भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल लेना। अब इनकी वैल्यूज हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है, और जब भी तीनों का आंसर सेम आए तो समझ जाना लाइंस कोइंसिडेंट होंगी और इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन लिख देंगे। उसी तरीके से हम ये तीसरा पार्ट भी करेंगे, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के दो रेशियो तो मैच हो रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो मैच नहीं हो रहा, इसीलिए लाइंस पैरेलल होंगी एंड इट विल हैव नो सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें भी हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं और ये पहले से ही बता रखा है कि लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा इक्वेशन सही रहेगा। याद करो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और c1/c2 के। यहाँ a1 और a2 का रोल ये दोनों कर रहे हैं, उसी तरह b1 और b2 का रोल ये दोनों कर रहे हैं, एंड c1 और c2 की जगह हम इन दोनों को लिखेंगे। इनको लिखने के बाद इन तीनों में से किसी भी दो जनों को आपस में इक्वल में डाल दो। अब यहाँ जो 7 है वो a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 4a प्लस b से। उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन सी से मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो तो। इनकंसिस्टेंट का मतलब है यहाँ नो सोल्यूशन। अब याद करो हम नो सोल्यूशन में क्या कंडीशन अप्लाई करते थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। a1/a2 की वैल्यू ऊपर से देख के यहाँ नीचे लिख देंगे, फिर उसी तरह b1/b2 को भी और c1/c2 को भी। यहाँ पर हम नॉट इक्वल को इग्नोर मारेंगे क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो k इक्वल पूछा गया है, नॉट इक्वल नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग के दो रेशियो पे फोकस करेंगे और उसको सॉल्व करके k निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बोला है कि अगर तुम लाइब्रेरी से बुक लेकर जाते हो तो शुरुआत के 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि वो फिक्स चार्ज हमको नहीं पता, उसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। अब लिखा है कि एक्स्ट्रा चार्ज तीसरे दिन के बाद लगेगा, मतलब कि यहाँ अगर सरिता 7 डेज के लिए बुक ले जाती है तो उसमें से 3 दिन का तो चार्ज x ही लगेगा, तो जो बचे एक्स्ट्रा 4 दिन होंगे उसका लगेगा 4y, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा डे का चार्ज ले रखा है y। उसी तरीके से सूजी 5 डेज के लिए बुक ले जाती है तो इन 5 डेज में से 3 दिन का फिक्स चार्ज तो x लगना ही लगना है। 5 में से 3 अगर निकाल देंगे तो अभी भी 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं जिसका चार्ज होगा 2y। सरिता ने टोटल पे करे 27 और सूजी ने टोटल पे करे 21। अब ये जो दो इक्वेशन बन गई है इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन कर देता हूँ। पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले से माइनस करते हैं तो यहाँ x है तो x माइनस होकर खत्म हो जाएगा, पर 4y से 2y माइनस होकर 2y ही बचेगा, और राइट साइड पर 27 से 21 माइनस होगा तो 6 बचेगा। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो y का आंसर 3 आएगा। अब जो y का आंसर आया है उसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो इसे सॉल्व करके x का आंसर 15 आएगा। तो इसी तरीके से हमारे दोनों आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रखा है कि दो कार्स हैं जो पॉइंट A और पॉइंट B से चल रही हैं। केस 1 में तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, लेकिन केस 2 में अपोजिट डायरेक्शन में। केस 1 में उन दोनों का मिलने का टाइम होगा 9 आवर्स और केस 2 में दोनों 9/7 आवर्स के बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम दोनों गाड़ियों की जो स्पीड है उनको x और y मान लेते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस होगा वो 9 और x को मल्टीप्लाई करके आएगा। उसी तरीके से सेकंड कार का जो डिस्टेंस है वो 9 और y को मल्टीप्लाई करके आएगा। अब यहाँ देख सकते हो फिगर में कि दोनों q वाले पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर मैं AQ में से BQ वाले डिस्टेंस को माइनस करता हूँ तो AB वाला डिस्टेंस बचेगा, और AB का डिस्टेंस ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है 90। इसीलिए अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे कि AQ माइनस BQ इज इक्वल टू AB। फिर नीचे इनकी वैल्यूज लगा देंगे और हम देख सकते हैं कि इन तीनों में 9 का टेबल कॉमन है तो 9 से इनको काट देना।
देना। इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो जाएगी। अब केस 2 पे आते हैं। पिछली बार टाइम 9 आवर्स दे रखा था तो हमने 9 को x से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाला था और 9 को y से मल्टीप्लाई करके। पर इस बार टाइम जो है वो 9/7 है, इसीलिए हमारे दोनों डिस्टेंसेस 9/7x और 9/7y होगा। अब ये वाला केस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन का है तो ऊपर फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पहला वाला डिस्टेंस है और जो दूसरा वाला डिस्टेंस है दोनों को प्लस कर AB आएगा, इसीलिए हम लिखेंगे AP + BP = AB। फिर इसको सॉल्व करके हमारा सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये जो दो इक्वेशंस बनी है अगर हम इनको ऐड कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा, पर x + x 2x होगा तो उसको यहाँ लिख देंगे और राइट हैंड साइड में 70 और 10 को प्लस करेंगे तो 80 आएगा। फिर 80 को 2 से डिवाइड करने से x का आंसर 40 होगा। फिर x का जो आंसर आया है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 पे पुट किया है। सॉल्व करके y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इससे हमारे दोनों कार्स की स्पीड निकल गई। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड स्टडी है। इस चैप्टर से हाई चांसेस है कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आया तो वो केस बेस्ड स्टडी से ही होगा, इसीलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको जितना हो सके प्रैक्टिस करना। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है 2 बेडरूम और किचन को मिलाकर जो एरिया होगा वो 95 स्क्वायर मीटर होगा। तो हमें इन इंफॉर्मेशन के बेस पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। ये इसका पहला पार्ट है। अच्छा, अब फिगर में देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, यानी इसकी जो लेंथ है वो होगा x 2 और y को मिलाकर, लेकिन नीचे इसके अपोजिट साइड पे हम देख सकते हैं कि 15 है, इसीलिए ये दोनों आंसर्स इक्वल में होंगे क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अब ये जो प्लस का 2 है उधर 15 के पास जाकर माइनस का होकर 13 आएगा और हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान दो, जो बेडरूम से उनका लेंथ और ब्रेथ कितना है, इसका लेंथ x है और ब्रेथ है 5। सो हम यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ करके इसका एरिया तो निकालेंगे, पर बाहर 2 लगा देना क्योंकि बेडरूम एक नहीं है 2 है। उसी तरीके से किचन का लेंथ y है और ब्रेथ है 5। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हम किचन का एरिया निकालेंगे। फिर ओवरऑल प्लस करके इक्वल टू में 95 लगा देंगे क्योंकि ऊपर गिवन में इनका कंबाइंड एरिया 95 ही दे रखा है। इसको सॉल्व करके हमारा सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म हो जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा है इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी। जब भी बाउंड्री या आउटलाइन की बात होती है तो समझ जाना कि पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम सब जानते ही है 2l + b। यहाँ जो लेंथ है वो है 15 और जो ब्रेथ होगा इनको प्लस करके 12 आएगा। तो लेंथ और ब्रेथ लगा देना और सॉल्व करके आंसर निकाल देना। अब इस वाले पार्ट में हमें ईच बेडरूम का एरिया और किचन का एरिया निकालना है। याद करो हमने फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशन फॉर्म की थी, उनको यहाँ लिख देना। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को रोक देना, तो मैं यहाँ y को रोक देता हूँ और x को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस का कर देता हूँ। अभी जो y की वैल्यू आई है इसको सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। इसको सॉल्व करने पे x का आंसर 6 आएगा। फिर x की जो वैल्यू आई है वो अब इस वाली इक्वेशन में डाल देना। सॉल्व करके y का आंसर भी आ जाएगा। अब एरिया ऑफ बेडरूम के लिए लेंथ और ब्रेथ देख सकते हो x और 5 है। सो यहाँ 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा। उसी तरीके से किचन का भी निकाल लेना। नाउ इस वाले पार्ट में हमें लिविंग रूम का एरिया निकालना है। लिविंग रूम का लेंथ अगर देखोगे तो 12 है और ब्रेथ है 7, इसीलिए 15 × 7 करके इसका एरिया तो निकालेंगे, मगर लिविंग रूम का एरिया इतना भी बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें जो बेडरूम 2 है उसने जगह घेर रखी है, इसीलिए बेडरूम का एरिया माइनस कर देंगे। बेडरूम का एरिया पिछले वाले पार्ट पे निकाला था तो वहां से देख के लिख देना। अब इसको सॉल्व करके एरिया ऑफ लिविंग रूम आ जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट बचा है इसमें हमें किचन में टाइल्स को बिछाने का खर्चा कितना होगा वो बताना है। हम देख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा वो होगा ₹50, लेकिन किचन का जो एरिया है वो है 35 स्क्वायर मीटर, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टाइल्स का खर्चा निकल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हो तो गए, पर कोशिश करना इस चैप्टर में से जितना हो सके उतने वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना क्योंकि केस बेस्ड स्टडी आने के चांसेस हाई हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।